स्वागत है आपका ऑल इन वन एग्ज़ाम रेडी सीरीज़ में, जहां पर हम आज बात करेंगे कि कैसे आप डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ को पढ़कर एग्ज़ाम के लिए नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स बनाने के बारे में बहुतों ने कहा होगा, लेकिन अक्सर दिक्कत ये होता है कि हम नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन वो नोट्स इतने बड़े होते हैं कि हम पूरा एक बुक छाप देते हैं। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस भी चैप्टर का नोट्स बनाएंगे उस चैप्टर को अच्छे से आप एक बार रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद आप वीडियो को पूरा देखेंगे और उसमें मैंने जैसे जैसे चीज़ों को मार्क किया है, जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताया है, उस चीज़ को गौर करेंगे और वही चीज़ आप फॉलो करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद और चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आप जो नोट्स बनाएंगे आप वो नोट्स डायरेक्टली एग्ज़ाम में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। तो चलिए अब हम स्क्रीन में देखते हैं कि इस चीज़ को हम आखिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ में जो कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि साउथ एशिया जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और साउथ एशिया फोकस में आखिर कब आया। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्टिंग करके दुनिया को ये संदेश दिया कि वो भी अब एक न्यूक्लियर पावर है, तो लोगों का साउथ एशिया में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। क्योंकि जब भी कोई देश न्यूक्लियर पावर बनता है तो उसके पास ये क्षमता होती है कि वो दुनिया में तबाही मचा दे। अब हालांकि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद ये एरिया फोकस में ज़्यादा आया, लेकिन उससे पहले भी ये एरिया न्यूज़ में रहता था। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर पहले से ही बॉर्डर शेयरिंग डिस्प्यूट्स और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स आम थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। उसी के साथ साथ इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्राइफ और वाटर रिसोर्स शेयरिंग जैसे प्रॉब्लम्स लगे रहते थे। अब अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साउथ एशिया क्यों फोकस में आया या फिर कैसे फोकस में आया या फिर उसके फोकस में आने के रीजंस क्या है, आप आराम से यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हैं। और उससे पहले आप इंट्रो में ये वाला चीज़ मेंशन करेंगे कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो ज़्यादा फोकस में आया, या फिर आप इसको एक्स्ट्रा एज अ पॉइंट भी लिख सकते हैं। मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और फिर ये सिक्स्थ। तो फिर यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगले पेज में ये कहा गया है कि आखिर साउथ एशिया क्या है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज साउथ एशिया, ठीक है, तो फिर आप यहां से लिखना शुरू करेंगे और आप यहां तक पूरा लिखेंगे। अब यहां पर यह कहा गया है कि साउथ एशिया में पहला इंडिया आता है, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव्स। मतलब कि साउथ एशिया के अंदर हमारे 7 देश आते हैं। अब उन 7 देशों में एक डाउट या फिर एक क्वेश्चन अभी भी है कि क्या हम अफगानिस्तान को और म्यांमार को भी साउथ एशिया का पार्ट मानेंगे। तो फिर ये एक डाउट है, मतलब बुक में भी ये चीज़ ऐसे मेंशन किया गया है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान और म्यांमार ये दोनों कंट्रीज़ क्या साउथ एशिया के पार्ट है या नहीं है। लेकिन 7 देश यहाँ पे जो मैंने मार्क किए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे 7 कंट्रीज़ साउथ एशिया के पार्ट हैं। और इसी रीजन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली जो कंट्री चाइना है, ये फिलहाल साउथ एशिया का पार्ट नहीं है।
अब यहाँ पर कुछ नेचुरल बैरियर्स के बारे में कहा गया है, मतलब कि साउथ एशिया, जो साउथ एशिया है वो किस कारण से साउथ एशिया है। पहला यहाँ पर है हिमालयाज। अब नॉर्थ में जो हिमालयाज हैं ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती हैं, मतलब कि कोई भी देश अगर इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहेगी तो उसको पहले हिमालयाज क्रॉस करना पड़ेगा। अब हिमालयाज बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नदर्न हिमालयाज की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, पहले ही है ये वाला हिमालयाज, फिर यहाँ पर आता है हमारा साउथ में इंडियन ओशन, फिर इंडिया के वेस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, फिर यहाँ पर आता है हमारा अरेबियन सी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, तो जब भी साउथ एशिया का क्वेश्चन आएगा आप उसमें कुछ चीज़ें जो आपको डालनी ही हैं, वो है यहाँ पे आने वाले जो 6 कंट्रीज़ हैं इनके नाम। अगर बेटर हो जाए अगर आप इसको नंबरिंग करके डाल दें तो ये सबसे बेहतरीन होगा। उसके बाद कि यहाँ पे इसका बाउंड्री क्या है, जैसे नॉर्थ में हिमालयाज, साउथ में इंडियन ओशन, फिर अरेबियन सी और फिर बे ऑफ बंगाल, वेस्ट और ईस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक, फिर यहाँ पर कहा गया है कि ये एक नेचुरल इंसुलैरिटी की तरह काम करते हैं। इंसुलैरिटी का मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी देश को इंडिया में अटैक करने के लिए नॉर्थ से अगर आया तो उसको इंडियन ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा, वही अगर वो साउथ से आएगा तो फिर उसको इंडियन ओशन से गुजरना पड़ेगा, अगर वो वेस्ट से आएगा तो फिर बे ऑफ बंगाल, और अगर ईस्ट से आएगा तो फिर अरेबियन सी। तो इन चीज़ों को आपको अपने आंसर में डालना है। अगर आप कुछ भी चीज़ भूल जाए, मतलब आपको कुछ चीज़ याद ना रहे, तो जो जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपका मस्ट है, आपके नोट्स में वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप कुछ उसको इस प्रकार बनाएंगे कि ये रहा आपका इंडिया का मैप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हिमालयाज नॉर्थ का बैरियर, फाइन, फिर अरेबियन सी, फिर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, फिर नीचे इंडियन ओशन, फिर यहाँ पे आने वाले 7 कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और आखिर में मालदीव्स। आपका नोट्स ऐसे होगा, आपको पूरा एकदम सेंटेंस बना के नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप सेंटेंस बना के लिखेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा और वो चीज़ आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब आप एक बुक अलग से छाप रहे हैं, तो आपको बुक नहीं छापना, आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना आपको याद करने के लिए ज़रूरी है। और आप कोशिश करेंगे कि नोट्स जितना हो सके आप डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करें। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ मैंने कहा कि अफगानिस्तान और म्यांमार का जो क्वेश्चन है कि वो इसमें इंक्लूडेड होगा या नहीं, ये आपको बताना है। फिर चाइना, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि साउथ एशिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, फिर भी वो एक सिंगल जियोपॉलिटिकल स्पेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरल बैरियर्स की वजह से वो एक सिंगल जियोपॉलिटिकल स्पेस है। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ में किस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, या फिर हम कैसे पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो फिर यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखना स्टार्ट करेंगे।
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। अब इन पैराग्राफ्स में इंडिया और श्रीलंका के बारे में कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया और श्रीलंका दोनों स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसीज थे, मतलब यहाँ पर कभी भी मिलिट्री रूल या फिर किसी अलग टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम या फिर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आया। वही दूसरी ओर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दोनों सिस्टम बताए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे मिलिट्री सिस्टम भी था और सिविलियन सिस्टम भी था। यहाँ पे सिविलियन का मतलब है कि यहाँ पर डेमोक्रेसीज थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इंडिया के पार्ट थे, कभी पार्टीशन के बाद यहाँ पर दोनों टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन इंडिया और श्रीलंका में कभी डेमोक्रेसी के सिवाय और किसी भी टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम या फिर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आया। वहीं पे बांग्लादेश और पाकिस्तान में अक्सर मिलिट्री और डेमोक्रेसी सिस्टम अभी तक के टाइम में भी ये चीज़ वहाँ पे चलता रहता है। कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी आता है तो कभी वहाँ पर मिलिट्री सिस्टम आ जाता है। अब उसी और यहाँ पर नेपाल के बारे में कहा गया है। कि नेपाल में पहले मोनार्की था, फिर मोनार्की से वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। कब? 2008 के बाद। फिर अब चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में यहाँ पे क्या कहा गया है? भूटान के बारे में। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये अगर लाइन आप ना भी लिख के तो भी चल जाएगा। अब भूटान से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। अब भूटान में भी और यहाँ से लेकर यहाँ तक है मालदीव्स के बारे में। ठीक। अब भूटान में भी 2008 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। वहीं पे दूसरी ओर मालदीव्स में 1968 के बाद सुल्तानेट सिस्टम से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और वो एक रिपब्लिकन सिस्टम था। तो आपके नोट्स में मैंने यहाँ पे जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके नोट्स में ये चीज़ मैंडेटरी है। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ मैंने मार्क करवाया है आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है वो आपका मैंडेटरी है, वो आपके आंसर में होना ही चाहिए। अगर आप वहाँ पे ऐसे एरो बना के या फिर ऐसे डायग्राम बना के अगर आप अपने पेपर में अगर ये दिखा देंगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर एक ही टाइप का आंसर चेक करते करते बोर हो जाता है। तो वो अगर देखेगा कि एक बच्चे ने सुंदर से ऐसे एरो या फिर ऐसे एरो डायग्राम से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है तो उसको ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और हो सकता है वो आपको, अगर आपके पॉइंट्स थोड़े कम भी हुए या फिर आंसर में थोड़ी बहुत अगर गलती भी हुई तो फिर वो आपको उसका मार्क्स ना काट के वो आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है। उसके बाद इसको आप कंक्लूड करेंगे यहाँ तक। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आया कि साउथ एशिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखो, तो फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मैंने जो मार्क किया है
इनको आपको नहीं लिखना, यहाँ से लेकर मतलब ये आपको नहीं लिखना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लास्ट में आप ये वाला लाइन लिख के आप कंक्लूड करेंगे। अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे तो फिर, अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाला लाइन लिखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन कंक्लूजन आएगा। बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि हालांकि यहाँ पे बहुत से सिस्टम आए, लेकिन लोगों का ये मानना है कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है साउथ एशिया के लिए। अब अगले पेज में यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान में किस टाइप का सिस्टम था। अब उसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। मानता हूँ आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए, आपको अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आपको क्वालिटी भी चाहिए, उसके साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए। आपका एक दोस्त, अगर आपने 5 पॉइंट लिखा और उसने 10 पॉइंट लिखा, शायद उसमें से, उन 10 पॉइंट में से शायद 3, 4 या 5 मैक्स टू मैक्स बेकार पॉइंट्स ही होंगे, लेकिन 5 तो अच्छे पॉइंट्स होंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर अगर आपने 5 पॉइंट्स लिखा है, लेकिन उस 5 में अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो फिर एग्जामिनर आपके दोस्त को ही ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि जिस बच्चे ने 10 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है फाइन, उसमें से कुछ पॉइंट्स बेकार हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 तो काम के हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर आपने 5 पॉइंट लिखा होगा तो फिर उसको लगेगा कि यार कैसा बच्चा है, सिर्फ 5 पॉइंट लिखा है, उनमें से 1 या 2 गलत किया है, पढ़ता नहीं है, इसको हम मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको एग्जामिनर के साइकोलॉजी के साथ खेलना है। आपको एग्जामिनर को बताना है कि देखो मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे भी पता है। और उसी के साथ साथ जो जो चीज़ मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, या फिर जो जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, या फिर जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, वो चीज़ अगर आप लिख के आ गए तो फिर ये सोने पे सुहागा होगा। एग्जामिनर चाह के भी आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा। तो फिर यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम था इंडिपेंडेंस के बाद, यहाँ पर सबसे पहले जनरल आयूब आए। अब जनरल आयूब के आने के बाद फिर आए जनरल याह्या। अब याह्या इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी टाइम पे 1971 का वॉर हुआ, इंडिया बांग्लादेश का वॉर हुआ, और ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। अब इसी के चलते लोगों के बीच में बहुत गुस्सा बढ़ गया, और 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया। यहाँ पे जो जी है, जी का मतलब जनरल है, और जहाँ पे भी जनरल आ जाए मतलब आप समझ जाना कि वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ पे लिखा है याह्या खान, फिर 1971 का वॉर, फिर ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे। ये चीज़ आपको अपने आंसर में डालना पड़ेगा। भुट्टो 1971 से 77 तक, फिर इनको हटाया जनरल ज़िया उल हक ने 1977 में। फिर उसके बाद 1988 आते आते लोगों के बीच में फिर से गुस्सा बढ़ा, फिर बेनज़ीर भुट्टो पावर में आए। इनका भी जो गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। मतलब अभी तक 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम देख चुके हैं। ये
1999 तक चला। मतलब बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 1999 तक गवर्नमेंट में थे। फिर 2001 आते आते मतलब बेनज़ीर भुट्टो के बाद 1999 तक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। फिर 2001 आते आते जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को ही देश का प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बनाने से पहले उन्होंने किसको हटाया? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। और फिर 2008 से वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फाइन। तो फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में यहाँ तक ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के पीछे क्या ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू करता है। पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था कभी, तो फिर वहाँ पे ऐसा क्या है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल इतना कॉमन है? उसका रीज़न है यहाँ पर वहाँ का जो सोशल डोमिनेंस है, ये मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग क्लास का, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देता है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट है, मतलब इतने जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसी की वजह से लोगों का ये मानना है कि अगर एक मिलिट्री रूल आएगा तो फिर एटलीस्ट हम सेफ रहेंगे। लेकिन ये रीजंस काफ़ी नहीं हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री ऑथोरिटेरियन रूल रहेगा, ऑथोरिटेरियन रूल का मतलब डिक्टेटरशिप अगर रहेगा, तो फिर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है वो काबू में रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई सिविल या फिर अगर कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर वहाँ पे रही, तो फिर जो यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप है ये ज़्यादा एक्टिव होंगे और न्यूक्लियर पावर इनके हाथ में जाने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में कैसा सिस्टम है। अब इसका आंसर तो यहाँ तक ख़त्म होता है, लेकिन अच्छा, अगर आपका एग्ज़ाम में अगर आ गया कि फैक्टर्स क्या थे पाकिस्तान में ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की, पाकिस्तान में ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, तो आप वहाँ पर ये वाले फैक्टर्स लिख देंगे। अब यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में कहा गया है। बांग्लादेश में क्या हुआ था, 1947 से 71 तक ये तो पाकिस्तान का पार्ट था, पार्ट ऑफ, ये था हमारा ईस्ट पाकिस्तान। फाइन। लेकिन 71 के वॉर के बाद बना हमारा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश बनने के पीछे का रीज़न कुछ इस टाइप का है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, ईस्ट बांग्लादेश में वेस्ट बांग्लादेश, मतलब जो पाकिस्तान अभी है, पाकिस्तान ने क्या कहा था, पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश में हमें उर्दू का डोमिनेंस ज़्यादा चाहिए। तो फिर जो बांग्लादेशी थे उनको ये लगा कि अगर उर्दू का डोमिनेंस ज़्यादा होगा तो फिर कहीं ना कहीं जो बंगाली कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी के चलते वहाँ पे लोगों के बीच में एक गुस्सा जग गया और इसी गुस्से को डायरेक्शन दिया शेख मुजीबुर रहमान ने। अब शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उनके पार्टी का नाम था अवामी लीग। अब हुआ ये कि
1970s में जब इलेक्शन हुए तो मुजीबुर रहमान के आवामी लीग ने वहाँ के मतलब ईस्ट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के, अभी के बांग्लादेश के सारे सीट्स उन्होंने जीत लिए थे। उसी के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ का, यहाँ पे अभी के पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब वेस्ट और ईस्ट बांग्लादेश दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके पार्टी का मेजॉरिटी था। अब इस मेजॉरिटी के चलते ईस्ट पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आया और इन्होंने आवामी लीग के ऊपर या फिर मुजीबुर रहमान के ऊपर इन्होंने अपना गुस्सा निकाला। और उसी के चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और ये सब हुआ था याह्या खान के टाइम पे। बहुत लोग मरे। अब इस दौरान इंडिया के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया था कि इंडिया के ऊपर अब बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ पे दंगे हो रहे थे तो बांग्लादेश से लोग इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे, इसलिए इंडिया में अचानक से रिफ्यूजीज़ आने लगे, बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आने लगे। दूसरे देश के लोग अगर इंडिया में आएंगे तो फिर इंडिया का जो रिसोर्सेज है जो इंडिया के लोगों के लिए है वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि इस चीज़ के चलते इंडिया ने रिफ्यूजीज़ को सहारा दिया और उसी के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश को या फिर ईस्ट पाकिस्तान को लड़ाई में हेल्प किया और बांग्लादेश को आज़ादी दी। अब आज़ादी मिलने के बाद कहानी कुछ ऐसी हुई कि 1975 आते आते मुजीबुर रहमान ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। पहले वो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया और ऑल पार्टीज़ को सस्पेंड कर दिया। बोला कि सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वो होगी अवामी लीग, और लोगों को ये पसंद नहीं आया, लोग उनके अगेंस्ट चले गए और बाद में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उनके हत्या के बाद ज़ियाउर रहमान ने पार्टी बनाया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उन्होंने इलेक्शन भी जीता, लेकिन उनको भी बाद में मार दिया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल HM एसाद ने फिर बांग्लादेश में रूल किया। कुछ सालों बाद लोगों ने उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया और फाइनली 1991 के बाद बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया और वहाँ पर प्रॉपरली इलेक्शंस होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप जो चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मिलिट्री रूलर्स थे वो थे ज़ियाउर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशाद। अब बात करते हैं कि नेपाल में किस टाइप का गवर्नमेंट आया। उसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप थोड़ा कहानी जान लीजिए। नेपाल एक पहले एक हिंदू किंगडम था, उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। अब नेपाल में जो राजा थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने आर्मी की मदद से अपने देश में मोनार्की ज़बरदस्ती लगा के रखा था, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर राजा ने क्या किया, वहाँ पे 1990 आते आते उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उसी दौरान यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट हुआ। ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट किन के बीच में था,
माओइस्ट, डेमोक्रेट्स और मोनार्की फोर्सेस। मतलब जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, जो लोग माओइज़्म को सपोर्ट कर रहे थे, और राजा यानी मोनार्क। अब इन तीनों के बीच में स्ट्रगल हो रहा था। कौन सा स्ट्रगल? ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। तो इसी के बाद 2002 में राजा ने वहाँ का जो पार्लियामेंट था उसको एबॉलिश कर दिया। पार्लियामेंट जब एबॉलिश किया उसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम अब कुछ भी हो जाए नहीं होने देंगे। अब अप्रैल 2006 आते आते लोगों के पीछे बहुत गुस्सा बढ़ा। उनको ये सिस्टम अब हटाना था। बहुत दंगे हुए। उसी के चलते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो था 2002 में, जिसको एबॉलिश कर दिया गया था, उसको वापस से बनाया गया। अब इसी ट्रांजिशन में 7 पार्टी अलायंस जो है और माओइस्ट, उसके बाद सोशल एक्टिविटिस्ट, इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। अभी के टाइम में ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये नेपाल में पूरी तरह आ चुका है। तो फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि 2008 में नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया। मतलब 2008 आते आते नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 2002 में उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को एबॉलिश कर दिया। फिर 2006 में इसी को वापस से रिस्टोर किया। 1990s में बहुत ज़्यादा दंगे हुए। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। और उसके बाद 2015 आते आते देश में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। अगर आपके आंसर में कुछ हो या ना हो, मैंने जो चीज़ अंडरलाइन किया है या फिर मैंने जो चीज़ यहाँ पे लिखा है वो अगर आपके आंसर में होगा तो आपको 6 में से 6 मार्क्स ना मिले, लेकिन 6 में से 5 या 4 आराम से मिल जाएगा। और अगर एग्ज़ामिनर अच्छा हुआ तो वो आपको 6 में से 6 भी दे सकता है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए या फिर जो मैंने पॉइंट्स आपको मार्क करवाए, आप कुछ भी आंसर लिख दो, 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स लिख दो, ये पॉइंट्स अगर वहाँ पे ना हो तो फिर एग्ज़ामिनर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स 2 मार्क्स, और अगर 0 भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब बारी है श्रीलंका के बारे में। अब श्रीलंका में जो था 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में जो प्रॉब्लम हुआ था वो ये था कि वहाँ पे जो टी प्लांटेशन से वहाँ पर काम करने के लिए इंडिया से बहुत सारे लोग जाते थे। वहाँ पर जाने वाले ज़्यादातर लोग तमिल्स होते थे। अब श्रीलंका के लोगों का मानना था, श्रीलंका के लोग मतलब सिन्हलीज़ का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ उनका है और वो वहाँ पे किसी को और आने नहीं देंगे। लेकिन तमिल लोगों का भी मानना था कि हम भी तो श्रीलंका में हैं, हम भी तो श्रीलंका के सिटीजन्स हैं, हम भी तो श्रीलंका में काम करते हैं, इन लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। तमिल्स ने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया जो था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। अब इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था तमिल एलम, मतलब इनका एक सेपरेट कंट्री हो, मतलब श्रीलंका में ही इनको एक सेपरेट कंट्री दे दिया जाए या फिर श्रीलंका का एक पर्टिकुलर पार्ट उनको दे दिया जाए। अब इसी के चलते बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए, श्रीलंका में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा गया कि आप इसमें हेल्प कीजिए क्योंकि इंडिया के तमिल्स वहाँ पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। तो फिर इंडिया ने हेल्प के लिए 1987 में फोर्सेस भेजे, लेकिन
1989 आते आते इंडिया के जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनको वहाँ से हटा लिया गया, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि अगर इंडिया तमिल्स को सपोर्ट करे तो फिर श्रीलंका उनसे नाराज़ हो रहा था। अब इंडिया अगर श्रीलंका को सपोर्ट करे तो फिर इंडिया के तमिल्स उनसे नाराज़ हो रहे थे, तो इंडिया एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में था। फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। हालांकि श्रीलंका में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की किया। उसी के साथ साथ वहाँ का जीडीपी भी बहुत बेहतरीन था। अब तक हमने जो चीज़ पढ़ा उसको अगर हम मैप में देखें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया पूरी तरह डेमोक्रेटिक थी, श्रीलंका पूरी तरह डेमोक्रेटिक थी, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और मिलिट्री दोनों था। वहीं पे बांग्लादेश में भी मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों था। नेपाल में मोनार्की था, मोनार्की से वो डेमोक्रेटिक बना। वहीं पे जो भूटान है, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। उसके बाद मालदीव्स में सुल्तानेट सिस्टम था। फिर सुल्तानेट सिस्टम से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, जो कि रिपब्लिकन सिस्टम को मान रही थी। अब ये यहाँ पर 1968 में हुआ। बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। फिर वहाँ पर 1991 के बाद कंप्लीट एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। वहीं पे पाकिस्तान में 2008 के बाद कंप्लीट डेमोक्रेसी आया। अब बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब पार्टीशन के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और उनमें से जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट था वो था बाउंड्रीज़ को लेके, और बाउंड्रीज़ के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था रिवर वाटर को लेकर। इसके चलते बहुत सारे लड़ाई हुए 1947, 48, 65। तो 1947 में जो लड़ाई हुआ उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन था वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ कर दिया गया। सियाचिन ग्लेशियर को लेके एक प्रॉब्लम था। फिर 1998 में इंडिया ने पोखरन में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसी के जवाब में पाकिस्तान ने चगताई हिल्स में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके ये बता दिया कि देखो इंडिया, हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर टेस्ट क्या किया था वो सिर्फ पाकिस्तान को ही पता है, तो फिर इस पर हम अलग से बहस नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने भी चगताई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद इंडिया का ये आरोप है कि पाकिस्तान ने खालिस्तानी मिलिटेंट्स को 1985 से 1995 के बीच में उनको सपोर्ट किया था। उसके बाद उनका जो स्पाई एजेंसी है ISI, वो भी इंडिया में अलग अलग एंटी इंडियन कैंपिंग्स चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बांग्लादेश और नेपाल में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान रीजन जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो फिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए पाकिस्तान का मानना है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। फिर मैंने जैसे कहा कि रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, इसके लिए 1960s में वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी बनाया। उसके बाद सर क्रिक रन ऑफ कच्छ में, इसको भी लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
अब ये चीज़ आपको समझ में तब आएगा जब मैं इन चीज़ों को आपको मैप में दिखाऊंगा। तो 1947 और 48 के वॉर के बाद जो यहाँ पे लाइन बनाया गया ये था LOC, मतलब इंडिया का पार्ट होने के बावजूद भी ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था। वहीं पे इस साइड में जो एरिया है LAC, ये वाला एरिया इन्होंने चाइना को तोहफे में गिफ्ट कर दिया। इसको हम अक्साई चीन कहते हैं। वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी नहीं मतलब सियाचिन ग्लेशियर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो इंडिया ने बहुत कोशिश किया, तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद इंडिया ने बहुत कोशिश किया कि वो इस LOC को तोड़कर जो एरिया पाकिस्तान के पास है वो भी ऑक्यूपाई कर ले और LAC में जो एरिया है वो भी ऑक्यूपाई कर ले, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दबाव की वजह से इंडिया फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी इंडिया कोई स्टेप लेने जाता है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया को रोकने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर क्रिक लाइन का ये मानना है कि यहाँ पर आप ग्रीन कलर में जो लाइन देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, और रेड कलर में जो बाउंड्री देख रहे हैं इंडिया के अकॉर्डिंग ये है इंडिया का बाउंड्री। अब ये चीज़ आपको इंडिया के मैप में दिखाता हूँ, शायद आपको बेटर समझ में आ जाए। LAC का जो डिस्प्यूट है वो इस एरिया में है और अक्साई चीन का जो डिस्प्यूट है वो इस एरिया में है। वहीं पे सर क्रिक लाइन का जो डिस्प्यूट है वो इस एरिया में है। अब बात करते हैं इंडिया और उनके नेबर्स के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि सबसे पहले बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश का ये मानना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो रिवर्स के जो वाटर हैं वो इंडिया उनसे ले रही है। तो फिर इसके लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अक्सर प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, लेकिन इंडिया भी बांग्लादेश की लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे परेशान हैं। उसी के साथ साथ इंडिया का ये भी मानना है कि इंडिया के अगेंस्ट में एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब बांग्लादेश भी इंडिया के ट्रूप्स को उनके कंट्री से होकर नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाने देती। उसके बाद नेचुरल गैस जो बांग्लादेश के पास है वो इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करते, और म्यांमार को भी बांग्लादेश के थ्रू वो करने नहीं देते। उनका ये मानना है कि इंडिया एक रीजनल बुली है वाटर शेयरिंग को लेकर, और वो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो रेबिलियंस है उनको वो इनकरेज करती है ताकि वो उनसे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन हाल ही के दिन में लुक ईस्ट पॉलिसीज़ के चलते बांग्लादेश ने इंडिया को सपोर्ट किया है। नेपाल के साथ इंडिया का एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप है, क्योंकि नेपाल ने इंडिया एक अच्छा रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के उनका जो बॉर्डर है वो ओपन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेपाल और चाइना के बीच में अभी के बढ़ते रिलेशन से इंडिया भी परेशान है, क्योंकि जब नेपाल को हेल्प चाहिए होता है तो इंडिया हेल्प करने चली जाती है, लेकिन जब हेल्प ख़त्म हो जाता है तो नेपाल चली जाती है चाइना को सपोर्ट करने। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, भूटान के लिए यहाँ से लेकर
यहाँ तक, मालदीव्स के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। बेसिकली यहाँ पर इनका जो रिलेशन है इंडिया और श्रीलंका का, अब यहाँ पर ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई शांति भी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये तमिल सिन्हलीस के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडिया श्रीलंका का रिलेशन कुछ हद तक 19-20 होता रहता है। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। फिर श्रीलंका से रिलेशन यहाँ तक कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, बेटर होगा। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया भूटान, इंडिया मालदीव्स। अभी इस रीजन में पीस बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, ताकि सबके बीच में एक अच्छा रिलेशन बने रहे, सार्क नाम के एक रीजनल कोऑपरेशन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सार्क उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि हालांकि ये चीज़ लागू कर दिया गया है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, कंट्रीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से सार्क अच्छे से काम नहीं कर पा रही। लेकिन सार्क के जो मेंबर्स हैं उन्होंने साफ्ता साइन किया है। साफ्ता एक फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट है जो कि पूरे साउथ एशिया में लागू होती है। अब साफ्ता के चलते कंट्रीज़ का ये मानना है कि इंडिया साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ है उसके ऊपर डोमिनेंस बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो साफ्ता को मानने से थोड़े हिचकिचाते हैं। वहीं पे इंडिया के कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया तो साउथ एशिया के कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, तो उसे साफ्ता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी साफ्ता को 2004 में साइन किया गया और 2006 1 जनवरी को इसको लागू कर दिया गया। साफ्ता का जो एम है वो है लोअरिंग टैरिफ्स। क्वेश्चन आ सकता है कि साफ्ता के एम के बारे में लिखो, या फिर साफ्ता क्या बना। साफ्ता के मतलब साफ्ता, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साफ्ता आ ही सकता है। तो फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब इसके लिए आप यहाँ तक ही लिखेंगे अगर साफ्ता या फिर सार्क के बारे में कुछ कहा गया। अब लास्ट में यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी रीजन टोटली वैक्यूम में नहीं रहती, मतलब कोई भी कंट्री जितना भी कोशिश कर ले वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकती। कोई ना कोई कंट्री उसके ऊपर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बना ही लेगा। ये यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर यूएसए और चाइना दोनों बहुत हद तक बहुत से पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आंसर चेकिंग और इवैल्यूएशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरीज हो या फिर आप किसी अलग टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम पर हमें बता सकते हैं।